हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम 11 से लेकर 17 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिरी तक आराम से पूरे वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि FIH क्या है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, मतलब हॉकी की इंटरनेशनल संस्था है जो कि प्रदान करती है FIH अवार्ड्स। हाल ही में देखिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया भारतीय हॉकी प्लेयर हरमनप्रीत सिंह को। आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हरमनप्रीत का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हैं, प्लेयर हैं, बहुत ही फेमस हैं, जिन्हें देखिए हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से FIH द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा कि हरमनप्रीत सिंह का ये तीसरा FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब है। इससे पहले 2020-21 के लिए और इसके अलावा 2021-22 के लिए भी हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए हरमनप्रीत सिंह के अलावा 2-3 अवार्ड और आपको पता होना चाहिए। FIH विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये यिब्बी जॉनसन को दिया गया, जो कि नीदरलैंड की महिला हॉकी प्लेयर है। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये PR श्रीजेश है, इंडिया के, बहुत ही फेमस है, इन्हें भी याद रखिएगा। 2024 में पेरिस ओलंपिक के बाद PR श्रीजेश ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलों से संन्यास ले लिया है। और विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये जियाओ को, जो कि चाइना की है, विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ये 3 अवार्ड और हरमनप्रीत सिंह को जो मिला FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, इन सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। FIH अवार्ड्स की शुरुआत 1998 में की गई थी। प्रदानकर्ता कौन है? तो FIH मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी हर साल FIH अवार्ड प्रदान करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रा हिंद, देखिए नाम से समझ में आएगा, ऑस्ट्रा शुरुआत में है ऑस्ट्रेलिया और हिंद से है इंडिया या भारत, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रा हिंद की बात करें तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। इसका देखिए हाल ही में आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। तो आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में हाल ही में 3rd एडिशन की शुरुआत की गई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 की। ये 3rd ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी और 2023 में लास्ट ईयर इसका जो 2nd एडिशन है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और अब 2024 में 3rd एडिशन महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देना, दोनों सेनाओं के मध्य में संबंधों को मजबूत करना ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में आयोजित की जाती है। 2024 में इसका 3rd एडिशन महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। आंसर सी। इसके बाद आइए, चर्चा में रही बुक द सैटेनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? द सैटेनिक वर्सेस की बात करें तो इस बुक को लिखा है बहुत ही फेमस ऑथर सलमान रुश्दी ने। देखिए 1988 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में द सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया गया था। अभी कोर्ट ने इस पर सुनवाई करना बंद किया है और कहा है कि कोई भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो इसको बैन करने का अवेलेबल नहीं है, इसलिए द सैटेनिक वर्सेस को मार्केट में बेचा जा सकता है। तो द सैटेनिक वर्सेस पर विवाद इसलिए था क्योंकि माना जा रहा था कि ये मुस्लिमों की भावना को कहीं ना कहीं आहत करती है, तो इसीलिए उस वक्त इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और अब प्रतिबंध, क्योंकि ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो प्रतिबंध मान लीजिए कि पूरी तरीके से हट चुका है। तो द सैटेनिक वर्सेस बुक है जो कि सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। सलमान रुश्दी की बात करें तो ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं, बहुत ही फेमस।
इतने फेमस कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इन्हें 1981 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। अब द सैटेनिक वर्सेस इनकी बुक काफ़ी सुर्खियों में है। किसकी है? सलमान रुश्दी की। नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? नवीन राम गुलाम हाल ही में नए पीएम के रूप में चुने गए हैं मॉरिशस देश में। नवंबर 2024 में मॉरिशस में देखिए संसदीय चुनाव हुए थे। संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी का जो अलायंस है, अलायंस डू चेंजमेंट, ये जो गठबंधन है, इसने हाल ही में चुनाव जीता है और लेबर पार्टी के ही वहाँ पर जो सदस्य हैं नवीन राम गुलाम, वो मॉरिशस के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। इनके पहले अभी तक मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ थे, जिनका कार्यकाल अब खत्म हुआ। चुनाव में इनकी हार हुई और मॉरिशस के नए पीएम नियुक्त किए गए नवीन राम गुलाम। वैसे आपको पता होना चाहिए कि नवीन राम गुलाम दूसरी बार मॉरिशस के पीएम बने हैं। इसके पहले 2005 से लेकर 2014 तक भी ये मॉरिशस के पीएम के रूप में काम कर चुके हैं। अब एक बार फिर से नवीन राम गुलाम मॉरिशस के पीएम नियुक्त किए गए। चलिए अब आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए देखिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक बायलिंगुअल अवेलेबल है। 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर विथ डिटेल देखने को मिलने वाले हैं। बायलिंगुअल आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर, इन सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसे ईजिली अवेल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहाँ पर विदिन 48 आवर्स में सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया? दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट, इसकी शुरुआत भारत और भूटान की सीमा पर की गई है। पूर्वोत्तर भारत में देखिए भारत का राज्य असम, असम से भूटान की जो सीमा लगती है वहीं पर असम के दारंगा में दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट हाल ही में शुरू किया गया। दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाने का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य में व्यापार को बढ़ाना और इल्लीगल इमिग्रेशन को रोकना है। तो दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट भारत और भूटान के मध्य में भारत के असम राज्य में बनाया गया है। निम्न में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई? देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस अपने पद की शपथ भी राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति उन्हें उनके पद की शपथ दिलवाते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को अपना पद छोड़ना हो तो इस्तीफा भी भारत के प्रेसिडेंट को ही वो सौंपते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाल ही में भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना नियुक्त हुए हैं और संजीव खन्ना को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलवाई गई। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। ये 51वें मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना। इनके पहले अभी तक 50वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ थे, जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने संजीव खन्ना। इसके बाद आगे चलते हैं। नवंबर 2024 में वर्ष 2025 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2024 में 2024-25 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल की नियुक्ति की गई। हर्षवर्धन अग्रवाल की बात करें तो ये इमामी कंपनी के MD हैं वर्तमान में, जिन्हें फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनके पहले अभी तक फिक्की के अध्यक्ष के पद पर अनिश शाह थे, जिनका स्थान लिया है हर्षवर्धन अग्रवाल ने। देखिए, फिक्की के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत के व्यापारिक संगठनों का एक एसोसिएशन है फिक्की।
जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल नियुक्त किए गए। नवंबर 2024 में किसे एसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? नवंबर 2024 में एसएससी के नए चेयरमैन के रूप में एस गोपाल कृष्णन की नियुक्ति की गई। एस गोपाल कृष्णन को राकेश रंजन के स्थान पर नियुक्त किया गया है और एसएससी के चेयरमैन के रूप में एस गोपाल कृष्णन का जो कार्यकाल है 2024 में अभी शुरू होकर 2029 मार्च तक रहने वाला है। एसएससी के बारे में आप सभी को पता है, सेंट्रल में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नाम से जाना जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि केंद्र सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या फिर मिनिस्ट्रीज में कर्मचारी की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं के आयोजन का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और एसएससी का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। वर्तमान चेयरमैन कौन? एस गोपाल कृष्णन। आगे आइए, जलवायु पर यूनाइटेड नेशन की 29वीं वार्षिक बैठक COP29 का आयोजन 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन का जलवायु सम्मेलन, ठीक है, इसे ही कॉप के नाम से आयोजित किया जाता है। इस साल 2024 में ये COP29 बैठक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को ही कॉप के नाम से जाना जाता है। तो COP29 की जो बैठक है इसका आयोजन किया जा रहा है अजरबैजान के बाकू में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए। लास्ट ईयर इसका आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में और COP29 का आयोजन किया जा रहा है अजरबैजान के बाकू में। सबसे पहली बार कॉप की बैठक का आयोजन 1995 में किया गया था। 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2024 में इसका 29वां सेशन है COP29। आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का इनॉग्रेशन किसने किया? देखिए, यहाँ पर पहले तो ये नोट कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। महाकवि कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में दरबारी कवि थे। तो कालिदास के नाम पर कालिदास समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया जाता है। इस साल 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का इनॉग्रेशन भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। आंसर भी हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पर ये चीज़ पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कालिदास समारोह का जो आयोजन है वो 1958 से किया जा रहा है। कालिदास के सम्मान में 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर काफ़ी सारे लोक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसके अलावा कालिदास अवार्ड भी प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर कालिदास के बारे में उनकी कुछ बहुत ही फेमस देखिए रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये काफ़ी फेमस रचनाएं हैं कालिदास की। रघुवंश, कुमार संभव, जिनके बारे में पूछा जा सकता है। हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर केवल इतना याद कर लीजिए कि कालिदास समारोह का आयोजन MP के उज्जैन में किया जाता है और इस साल 2024 में इनॉग्रेशन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। आगे आइए, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? तो देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि देखिए बहुत ही फेमस सारंगी वादक थे। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें 1975 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद 1976 में अगले ही साल इन्हें पद्मश्री दिया गया था और उसके बाद 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और आगे चलकर फाइनली 2005 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। तो बहुत ही फेमस सारंगी वादक थे पंडित राम नारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण मिश्र। तो बहुत ही फेमस सारंगी वादक थे शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण, जिनका हाल ही में निधन हुआ है।
वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? देखिए 14 नवंबर से 27 नवंबर तक भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार और उत्तर प्रदेश को साझेदार राज्य के रूप में और झारखंड को फोकस स्टेट के रूप में शामिल किया गया। काफ़ी सारे विदेशी भागीदार भी हैं। यहाँ पर हम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात करें तो एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक मेला है जिसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा किया जाता है। शुरुआत 1980 में की गई थी। भारत में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार और इनोवेशन को बढ़ावा देना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, ये भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2024 में इसके 43वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में जो करंट फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये हैं विक्रम मिस्त्री। अभी सुर्खियों में क्यों हैं? नवंबर 2024 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर, लेकिन जो सेंट्रल की नियुक्ति कमेटी है उसने इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब आगे 2 साल तक मतलब 2026 तक भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे विक्रम मिस्त्री। ये 1989 बैच के IFS अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी है। अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया कैर किस देश की खिलाड़ी है? देखिए अमेलिया कैर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। आंसर करेक्ट हो जाएगा न्यूजीलैंड। देखिए आपको पता है ICC ये अवार्ड प्रदान करता है, हर मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की लिस्ट जारी करता है। इसमें अक्टूबर 2024 के लिए फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया कैर को घोषित किया गया। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और यहीं पर अगर हम अक्टूबर 2024 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते तो ये पाकिस्तान के नोमान अली हैं। तो पाकिस्तान के नोमान अली को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर मंथ के लिए घोषित किया गया। और फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें अक्टूबर 2024 के लिए तो ये अमेलिया कैर है। किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये न्यूजीलैंड की। और नोमान अली पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? MSME उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा हाल ही में की गई है। केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया। देखिए इस प्रोग्राम को संयुक्त रूप से फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो वित्तीय सेवा विभाग है उसके द्वारा और सिडबी के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारत में जितने भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उन सभी को समर्थन करना, उन तक वित्तीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना और इनके विकास में वृद्धि को प्रोत्साहन देना MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस साल 2024 में साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल समिट 2024 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। 12 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। भारत की राजधानी नई दिल्ली में टेलीकॉम सेक्टर के लिए नई रणनीति पर चर्चा करना, इसके विकास में सहयोग करना और विकास पर चर्चा करना, क्या हर्डल है इस पर चर्चा करना, इसके लिए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 12 और 13 नवंबर को इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल समिट का ये 25वां संस्करण है। आगे, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स 2024 में किस दिन की थीम है? तो ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप की बात करें तो ये 2024 में थीम है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ के प्रति पूरे वर्ल्ड को जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नोट कीजिएगा। 2024 में ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप्स 2024 के वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम है।
डायबिटीज़ के बारे में आप सभी जानते हैं, बॉडी में इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ डिसीज़ होती है और इंसुलिन पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय से स्रावित होता है। अब वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इस क्वेश्चन की बात करें तो सर फ्रेडरिक बेंटिंग का इस दिन जन्मदिन है, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। तो सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्म दिवस के रूप में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। निम्न में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज़ 2024 जीता है? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि दो प्रकार के बुकर प्राइज़ है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है और एक नॉर्मल बुकर प्राइज़ है। दोनों में डिफरेंस ये है कि बुकर प्राइज़ यूके में इंग्लिश में प्रकाशित किसी उपन्यास को दिया जाता है, वहीं पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो वो किसी भी लैंग्वेज के उपन्यास को दिया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट वर्जन यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। तो ऐसी किसी बुक को जो कि अदर लैंग्वेज की भी है, उसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बुकर प्राइज़ की। तो 2024 के लिए बुकर प्राइज़ ऑर्बिटल बुक के लिए दिया गया है सामंथा हार्वे को। यूनाइटेड किंगडम की बहुत ही फेमस उपन्यासकार है, जिन्होंने देखिए अपनी इस बुक में 6 अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी को दर्शाया है, कैसे वो सर्वाइवल करते हैं, और इसके अलावा स्पेस, साइंस और पॉलिटिक्स से जुड़े बहुत ही अच्छे विषयों पर इन्होंने अपनी इस बुक को लिखा है। तो ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज़ 2024 दिया गया सामंथा हार्वे को। बुकर प्राइज़ की शुरुआत 1969 में की गई थी। ब्रिटिश राइटर सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल बुक के लिए बुकर प्राइज़ 2024 दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने CISF की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी। CISF का गठन कब किया गया था? तो CISF की बात करें तो इसमें देखिए पहली महिला बटालियन को हाल ही में जो भारत की होम मिनिस्ट्री है उसने मंजूरी दी है। CISF का गठन किया गया था 1969 में। भारत में जितने भी सार्वजनिक उद्योग हैं, जैसे सेल, भेल, गेल या इसके अलावा जो भी हैं या फिर पोर्ट वगैरह, इन सभी की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए 15 मार्च 1969 को CISF की स्थापना की गई थी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से CISF को जाना जाता है। अब पहली बार देखिए इसमें महिला बटालियन को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1025 महिलाएं शामिल होगी। CISF की स्थापना 15 मार्च 1969 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो थाईलैंड के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारतीय अभिनेता सोनू सूद को थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आप सभी को पता होगा, कोविड महामारी के दौरान मानवीय कार्यों के लिए पूरे वर्ल्ड में सोनू सूद को जाना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए थाईलैंड गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सोनू सूद को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे डोमिनिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जाने वाला है भारत के PM नरेंद्र मोदी को। देखिए, डोमिनिका की बात करें तो एक छोटा सा द्वीपी देश है जो कि कैरेबियाई सागर में या फिर कैरेबियन रीजन में स्थित है। इसे ऑफिशियली डोमिनिका का राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका के नाम से जाना जाता है। भारत के PM नरेंद्र मोदी को इस देश के द्वारा अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। भारत के PM नरेंद्र मोदी ने कोविड पेंडेमिक के समय डोमिनिका देश में देखिए वैक्सीन दी थी, मदद की थी। इसके बाद डोमिनिका देश अब अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के PM नरेंद्र मोदी को देने वाला है। तो दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने के लिए यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के PM नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पर। आंसर बिरसा मुंडा करेक्ट हो जाएगा। एक महान ट्राइबल लीडर और फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा, जिनका जन्म देखिए 15 नवंबर 1875 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। तो 1875 में 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस
बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। 2024 में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई थी हाल ही में, जिसके उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा के स्मारक चिन्ह के रूप में 150 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में की गई थी। देश में आदिवासी समुदाय को योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत की पहचान करने और उन्हें प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से जनजाति गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी है। आगे बढ़ेंगे। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी किस देश में स्थित है? तो ये ज्वालामुखी देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। अभी सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि हाल ही में इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी में विस्फोट हुआ है। यह इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है, जिसके विस्फोट के कारण इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर 10,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो हाल ही में लेवोटोबी लॉकी लॉकी ज्वालामुखी सुर्खियों में रहा। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। हाल ही में किस राज्य ने सोलर फेंस परियोजना शुरू की है? देखिए, हाल ही में ओडिशा में हाथियों के द्वारा जो खेतों को बर्बाद कर दिया जाता है, स्पेशली चावल के खेतों को, उनसे बार बार जो फसलों को नुकसान होता है, उसके कारण वन विभाग ने, ओडिशा के वन विभाग ने सोलर फेंस परियोजना को हाल ही में शुरू किया। देखिए, यह एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है जिसका उद्देश्य राज्य में फसलों की रक्षा करना है और वन्य जीवों के साथ भी शांतिपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना है। तो सोलर फेंस परियोजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा की गई, ताकि राज्य में हाथियों के हमले से धान के खेतों को जो भी क्षति होती है, उससे धान के खेतों को बचाया जा सके। तो सोलर फेंस प्रोजेक्ट है ओडिशा गवर्नमेंट का। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को हर साल झारखंड राज्य का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, 15 नवंबर सन 2000 को ही बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। तब से लेकर 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2024 में ये 24वां फाउंडेशन डे है झारखंड राज्य का। झारखंड की कैपिटल रांची है। वर्तमान में यहाँ के सीएम के पद पर हेमंत सोरेन हैं। लेकिन देखिए, अभी झारखंड में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं, तो जब भी रिजल्ट आएगा और अगर नए सीएम बनते हैं तो उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें देखने को मिलती है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, वीकली करंट अफेयर के इस सेशन में हमने 11 से लेकर 17 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को समझा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।